हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ। ओके, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ के बारे में जानेंगे कि मेंडल का नियम क्या है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मेंडल को अपने अनुमान एवं प्रयोगों से पता चला कि परागकण व बीजांड बनते समय एक जोड़े कारक में से दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो मेंडल ने क्या है, अपने अनुमान एवं प्रयोगों के आधार पर उनको पता चला कि जो परागकण एवं जो बीजांड होता है वो क्या होता है, जो जोड़े कारक दोनों कारक अलग अलग हो जाता है। ओके, यानी बैंगनी या सफेद फूल वाले मटर के पौधे की युग्मक अर्थात परागकण या बीजांड में एक बैंगनी कारक या एक सफेद कारक होगा। तो इस प्रकार से जो बैंगनी या सफेद फूल वाले जो मटर के जो पौधे में जो युग्मक होता है अर्थात जो परागकण या जो बीजांड होता है उसमें एक बैंगनी कारक होगा या फिर एक सफेद कारक होगा। बीजांड और परागकण के मेल से बने बीज में रंग के दो कारक होंगे, किंतु जो बीजांड और परागकण के मेल से जो बने बीज होगा उसमें रंग के दो कारक होंगे। ये दोनों बैंगनी वीवी, दोनों सफ़ेद स्मॉल वीवी, या एक बैंगनी एक सफ़ेद कैपिटल वी स्मॉल वी हो सकता है। अर्थात इस प्रकार से बीजांड और परागकण के मेल से जो बने जो बीज है उसमें क्या है, दो कारक होंगे, या तो वह कैपिटल वी हो सकता है, या तो स्मॉल वी हो सकता है, या तो कैपिटल वी और स्मॉल वी दोनों हो सकता है। मेंडल के अनुसार युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं। ओके, तो मेंडल के अनुसार जो युग्मक होता है वह जो कारक होता है वह एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जो यानी बैंगनी या सफेद फूल वाले मटर के पौधे की युग्मक अर्थात बीजांड या परागकण या बीजांड में एक बैंगनी कारक या एक सफेद कारक होगा, अर्थात एक एक कारक क्या है अलग अलग से क्या है पहुंचता है। अर्थात ये दोनों कारक या तो वी हो सकता है, या तो स्मॉल वी हो सकता है, या तो कैपिटल वी दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार क्या है, मेंडल के अनुसार युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक अर्थात अलग अलग होकर पहुंचते हैं। यह मेंडल की पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रेगेशन है। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक होकर अर्थात अलग अलग होकर पहुंचते हैं। यह मेंडल की पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहलाता है। मेंडल ने प्रयोग सिर्फ एक एक गुण के साथ ही नहीं किया। ओके, तो मेंडल ने क्या है, यह प्रयोग केवल एक ही गुण के साथ नहीं किया। उन्होंने यह भी देखने की कोशिश की कि एक से अधिक गुणों का विश्लेषण एक साथ किया जाए तो क्या होगा। ओके, तो उन्होंने क्या है केवल एक ही जो एकक गुण है उसके साथ ही इस प्रयोग को नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या है अलग अलग क्या है गुणों से का भी विश्लेषण किया, ताकि उसको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उसको क्या है अलग अलग क्या है गुण या फिर जो प्रॉपर्टीज वह प्राप्त होता है। मान ली जाए यदि वह क्या एक एक गुण के साथ प्रयोग उसी को बार बार करता तो उसको क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। इस वजह से क्या है यह देखने की कोशिश की कि उन्होंने गुणों का विश्लेषण एक साथ मतलब अधिक गुणों का विश्लेषण एक साथ किया तो क्या होगा। इस प्रकार से क्या है उन्होंने अधिक गुणों का विश्लेषण किया। वे देखना चाहते थे कि क्या दो गुण या तीन गुण एक दूसरे से को प्रभावित करेंगे। ओके, तो यह पता लगाना चाहते थे, वो ऑब्जर्व करना चाहते थे कि या यदि दो गुण या फिर तीन गुण से यदि एक दूसरे को प्रभावित करेंगे या नहीं। एक से अधिक गुणों को लेकर किए प्रयोगों तथा उनसे संबंधित नियम का विवरण परिशिष्ट में है। ओके, तो एक से अधिक गुणों को लेकर जो मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया है वह उससे संबंधित जो नियम है वह विवरण में जो विवरण है वह परिशिष्ट में है। ओके, तो जैसे कि आप इस परिशिष्ट में देख सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग इस परिशिष्ट में देख लेना। ओके, क्या आप जानते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्या आप जानते हैं। मेंडल ने वंशागति की अवधारणा को विकसित करने के लिए लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विपरीत एवं समान गुणों के कारकों के जोड़े संबंधी जो अध्ययन किए वे आनुवंशिक के आधार पर बने, पर उनके जीवन काल में कोई ऐसे समझ नहीं पाया। ओके, तो मेंडल ने क्या है वंशागति की अवधारणा को विकसित करने क्या किया, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की में विपरीत एवं समान गुण के कारक के जोड़े संबंधी जो अध्ययन किया वे आनुवंशिक के आधार बने, पर उनके जीवन काल में क्या है कोई इसको समझ नहीं पाया। ओके, तो चलिए लैंगिक प्रजनन के बारे में समझ लेते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन, तो ओके, तो चलिए लैंगिक प्रजनन के बारे में समझते हैं। इस प्रकार की प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं। ओके, तो जो लैंगिक प्रजनन होता है क्या है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। इसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है निषेचन की क्रिया होता है, जिससे इसमें जनक से संतति का निर्माण धीमी गति से होता है। किसके संबंध में, तो वह लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो ऐसा प्रजनन जिसमें दो जीव भाग लेता है उसको लैंगिक प्रजनन
बोला जाता है। ओके, तो इसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है एवं इसमें निषेचन की प्रक्रिया होता है तथा इसमें जनक से संतति का निर्माण धीमी गति से होता है। जैसे कि मनुष्य हो गए, इन सभी में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। ओके, उनकी मौत के लगभग 30 साल बाद इसे सहारा गया। ओके, तो जो मेंडल ने क्या है, वंशागति की अवधारणा को विकसित करने के लिए क्या है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में, जैसे कि जितने भी जो जीव है जो लैंगिक प्रजनन करता है उसमें विपरीत एवं समान गुण अर्थात जो अलग गुण एवं समान गुण कारक के जोड़े से संबंधित जो अध्ययन किया वही आनुवांशिक के आधार बने, किंतु उसके जो कार्य समय अर्थात जो उनके काल में क्या है उसको कोई समझ नहीं पा। उनकी मौत के लगभग 30 साल बाद इसे सराहा गया। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, जो मेंडल की मौत के लगभग 30 साल बाद इसको सराहा गया। ओके, आज हम जानते हैं कि ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां मेंडलीय नियम हुबहू लागू नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर कई परिस्थिति ऐसी भी होती है कि जो मेंडलीय का जो नियम है वह हुबहू लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में तथा जिनमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं, सरसों में गुणसूत्रों के 4 गुणित समूह है तो गेहूं में 2 से लेकर 12 गुणित गुणसूत्र के समूह होते हैं, या जिनमें एक ही गुण से एक से ज्यादा प्रभावी कारक है मानव रक्त समूह। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, जो मेंडली के जो नियम है वह हुबहू लागू नहीं होता है। जैसे कि अलैंगिक प्रजनन करने वाला जीव, तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो इस प्रकार के प्रजनन में क्या है, केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन बोला जाता है। ओके, तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, साथ ही इसमें निषेचन की कोई क्रिया नहीं होता है। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि इस प्रजनन में जनक से संतति का निर्माण क्या है, तेज गति से होता है। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने लैंगिक प्रजनन में जाना था कि इसमें जनक से संतति का निर्माण धीमी गति से होता है, तो किंतु अलैंगिक प्रजनन में क्या है, जो संतति का निर्माण है वह तेज गति से होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते। ओके, तो उन्होंने पाया कि जो अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव है तथा उनमें जो गुणसूत्र है वह जोड़े में नहीं होते हैं। जैसे कि सरसों में गुणसूत्र के 4 गुणित समूह हैं तथा गेहूं से 2 से लेकर 12 गुणित गुणसूत्र के समूह होता है, अथवा जिनमें एक ही गुण से ज्यादा प्रभावी कारक है, जैसे कि मानव रक्त समूह। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेंडली का नियम है कई परिस्थितियों में क्या हो वो लागू नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो आज हम लोगों ने मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ के बारे में जाना कि मेंडल लॉ क्या होता है, तो मेंडल का नियम क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा कि युग्मक में कारक एक दूसरे से अलग अलग होकर पहुंचते हैं, इस नियम को ही मेंडल के नियम या मेंडल्स लॉ कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं, इसे ही मेंडल का नियम या मेंडल्स लॉ कहते हैं। ओके, तो मेंडल के नियम को क्या है, मेंडल की पृथक्करण नियम, जिसको लॉ ऑफ सेग्रेगेशन भी बोला जाता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने लैंगिक प्रजनन एवं अलैंगिक प्रजनन के बारे में जाना। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।